हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की वुवन वर्ड्स इलेक्टिव बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर द लेमेंट के क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लगभग सभी के सभी चैप्टर डिस्कस किए जा चुके हैं। कुछ एक ऐसे बचे हैं 4-5 और एक दो शॉर्ट स्टोरी बची हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन बाकी है। तो अगर आपने अभी तक वो सभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिए। आपको वो सारे के सारे चैप्टर, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे वगैरह जितने भी पोएम्स हैं उन सभी की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी उसी लिंक के थ्रू। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 8 पर आपके बुक में दिया हुआ था अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। उसका पहला क्वेश्चन है कमेंट ऑन द इनडिफरेंस दैट मीट्स इयोनास अटेम्प्ट्स टू शेयर हिज ग्रीफ विद हिज फेलो ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर हमें बताना है क्या क्या डिफरेंस आया, क्या क्या बातें हुई जब इयोना पोटापोव ने अपनी फीलिंग्स को, अपने दुख को, अपने ग्रीव्स को अपने बाकी सभी ह्यूमन बींग्स, फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ, यानी कि जो जो साथी उसे मिले उनसे शेयर करना चाहा, तब क्या क्या हुआ। सो इयोना पोटापोव हैड लॉस्ट हिज सन। तो पहली बात आती है चैप्टर में कि इयोना पोटापोव है, उसने अपना बेटा खो दिया था। हु डाइड अ वीक बिफोर, और लगभग एक हफ्ते पहले ही, जबकि ये स्टोरी है उससे एक हफ्ते पहले ही उसने अपना ये बेटा खोया है। ही विश टू शेयर हिज सफरिंग्स एंड हिज इमोशंस एंड ग्रीव एट हिज लॉस। अब वो अपनी सफरिंग्स को, यानी कि अपने दुख को, अपने इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और किसी न किसी के साथ बांटना चाह रहा है, अपने दुख को किसी न किसी के साथ शेयर करना चाह रहा है। हाउ एवर द पीपल ही केम अक्रॉस, वेदर पैसेंजर्स और अदर्स, वर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हिज स्टोरी। अब चाहे वो जिससे भी मिला, चाहे वो किसी भी पर्सन से मिला, अपने पैसेंजर से या किसी और पर्सन से भी, वो अपनी स्टोरी बताना चाह रहा था उन्हें, लेकिन वो लोग उस स्टोरी में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। Either the people were in hurry or were tired or busy। अब या तो वो लोग जल्दी जल्दी में थे, या फिर थके हुए थे, या फिर कहीं ना कहीं बिजी थे। Thus none of them paid heed to his words as he began every time। इसीलिए जब भी वो अपनी बातें बताना चाह रहा था तो किसी ने भी उसकी बातों पर हीड नहीं किया, यानी कि ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, जब भी उसने शुरुआत करनी चाहिए। Finally he told it all to his horse। और अंत में क्या होता है, वो अपनी सारे के सारे दुख को अपने घोड़े के साथ ही बांटता है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इंप्रेशंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ इयोना डू यू गेट फ्रॉम दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी से इयोना पोटापोव का क्या कैरेक्टर हमें मिलता है। सो इयोना पोटापोव वॉज एन ओल्ड कैब ड्राइवर। अब इयोना जो है वो एक बूढ़ा सा कैब ड्राइवर है, क्योंकि उसका बेटा मर चुका है। ही लॉस्ट हिज यंग सन, वो अपना बेटा खो चुका है, जवान बेटा। बीइंग लोनली ही वॉज रिड्यूस्ड टू अ फैंटम फिगर। अब अकेला हो चुका है, इसलिए उसका मतलब उसने अपना हुलिया भी बिगाड़ रखा है। वो इस तरह से खड़ा है, उसके ऊपर बर्फ सी ढकी हुई है, तो उसका फिगर कैसे बना हुआ है, फैंटम फिगर बना हुआ है, यानी कि उसके ऊपर काफ़ी बर्फ की चादर सी ढक रखी है, जिससे कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत सा हो या शैतान हो। ही डेस्पिरेटली विश्ड टू टॉक एंड शेयर हिज सेंटिमेंट्स विद समवन। अब वो किसी ना किसी तरह क्या करना चाह रहा है, अपने दुखों को बांटना चाह रहा है, अपने सेंटिमेंट्स को किसी ना किसी के साथ शेयर करना चाह रहा है, बहुत ही उत्सुकता से। ही वॉज सो शैटर्ड दैट ही ट्राइड टू टॉक टू एनी और एवरीबडी। अब वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, शैटर्ड यानी कि परेशान होना, वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका कि वो किसी ना किसी तरह भी, चाहे कोई भी पर्सन उससे मिल रहा है, उससे मिलकर अपना दुख बांटना चाह रहा है, अपनी जो व्यथा है वो बताना चाह रहा है। ही लैमेंटेड हिज लॉस। अब वो अपने दुख को बांट रहा है, यानी कि बांटना चाह रहा है, या फिर अपने दुख पर अंदर ही अंदर घुट रहा है। डेस्पेयर एंड मेलनकली एनकम्पास्ड हिम। सो ही लैमेंटेड हिज लॉस, डेस्पेयर एंड मेलनकली एनकम्पास्ड हिम। डेस्पेयर का क्या मीनिंग होता है, निराशा या मायूसी। मेलनकली का भी क्या मीनिंग होता है, किसी न किसी तरह निराश या उदास या सुस्त सा होना, दुख की वजह से सुस्त होना। और एनकम्पास्ड यानी कि घेरना किसी चीज़ को। तो दुखों ने, यानी कि काफ़ी सारे दुख ने, काफ़ी सारी पीड़ा ने, काफ़ी सारे शोक ने, काफ़ी सारी सुस्ती ने उसे अच्छे से घेर रखा है। ही वॉज प्लंग्ड इन द थॉट्स ऑफ हिज सन सो मच दैट ही वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स। अब वो अपने बेटे की यादों में इतना ज़्यादा खोया हुआ है कि उसे अपने आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसे कुछ पता नहीं लग रहा। इवन द स्नो, और जो उसके ऊपर बर्फ ढक रखी है उसका भी उसे पता नहीं लग रहा है बिल्कुल भी।
He drove his sledge rashly and brandished his horse more than necessary. अब वो अपनी घोड़ा गाड़ी को बहुत ही बुरी तरह से धकेल रहा है. Brandished his horse, अपने घोड़े पर चाबुक मार रहा है. More than necessary यानी कि ज़रूरत से भी ज़्यादा वो अपने घोड़े पर चाबुक मार रहा है. उसे पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है. He lost control over his emotions and went one blabbing his loss in front of even the ones who would be least interested to know. अब वो अपना पूरी तरह से आपा खो चुका है, अपने इमोशंस में बह चुका है पूरी तरह से. एंड वेंट वन ब्लैबिंग. ब्लैबिंग का क्या मीनिंग होता है? यानी कि भेद खोलना या अपनी गोपनीय बातें, यानी कि अपने सीक्रेट्स को बताना किसी को. ब्लैबिंग हिज लॉस इन फ्रंट ऑफ, यानी कि अपना जो खोया है, उसने अपना बेटा खोया है, उस सीक्रेट को भी वो क्या है, किसी न किसी के साथ ही बांटना चाह रहा है. हालांकि वे लोग जो उसे जानना नहीं चाहते हैं, वो उनके साथ भी उसे बांटना चाह रहा है. इतना अपना आपा खो चुका है वो. ही ट्राइड टॉकिंग टू हिज पैसेंजर्स, द पुलिसमैन एंड द 3 ड्रंकर्स. अब उसने अपने पैसेंजर से, पुलिसमैन से और 3 जो ड्रंकर्स आए थे उसके घोड़ा गाड़ी पर बैठने के लिए, उन्हें ये बात बतानी चाहिए. ही वॉज अफ्रेड फॉर हिज withered एज एंड दैट हिज सन वॉज गॉन. अब वो अपनी मुरझाती हुई एज का, यानी कि अपनी बढ़ती हुई एज को लेकर थोड़ा सा चिंतित सा हो रहा है, क्योंकि उसका बेटा तो अब जा चुका है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता भी सता रही है. ही न्यू इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड. अब उसे इतना तो पता है कि उसे अपने जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, और वो कमाना ही उसके लिए अब मुश्किल हो रहा है. ही इवन मेड अ रिमार्क टू द हॉर्स दैट हैड हिज यंग सन बीन अलाइव दे वुड नॉट हैव सफर्ड एंड वुड हैव हैड plenty of food to live on. अब वो अपने घोड़े पर भी एक रिमार्क सा लगा रहे हैं, यानी कि उसे बता रहा है कि अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो हमें इस तरह से सफ़र ना करना पड़ता, यानी कि इतनी कष्ट ना सहने पड़ते और हमें खाने की भी इतनी किल्लत ना सहनी पड़ती. हिज स्टेट वॉज ऑफ अ टिपिकल ओल्ड मैन हु लूजेज हिज यंग सन एंड फील्स हेल्पलेस एंड ओनली ग्रीव्स. अब उस बंदे की जो स्टेट है, जो व्यथा है, वो इस तरह की हो रखी है कि उसने अपना बेटा भी खो दिया है. वो पूरी तरह से हेल्पलेस है, यानी कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा. चाहे वो अब इस तरह की हेल्प चाह रहा है कि कोई उसका दुख ही सुन ले ताकि उसका दुख कम हो जाए, तो इस तरह की हेल्प भी उसे नहीं मिल रही है, और वो सिर्फ अकेला ही अकेला पछताए जा रहा है अपने दुख में. अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या पूछा जा रहा है? हाउ डज द हॉर्स सर्व एज अ ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू इयोना. अब जो उसका घोड़ा था, उसने इयोना के प्रति ट्रू फ्रेंड का या सच्चे साथी का जो साथ था वो किस तरह से निभाया. सो व्हेन इयोना रियलाइज दैट नोबडी वॉज लिसनिंग टू हिम एंड दैट ही हैड नोबडी टू गो टू ग्रीव एट हिज लॉस, ही टर्न टू हिज हॉर्स. अब जब इयोना पोटापोव को ये बात रियलाइज़ हुई कि उसका दुख कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई भी उसका दुख बांटने के लिए नहीं आ रहा है, तो उसने अपना जो दुख है वो अपने घोड़े के साथ बांटना चाहा. ही ट्राइड टू टॉक टू हिज पैसेंजर्स, द ऑफिसर्स, द ड्रंकर्स एंड द यंग कैब ड्राइवर अबाउट हिज सन, हाउ ही फेल इल, व्हाट डिड ही से बिफोर ही डाइड. अब जितने भी पैसेंजर्स उसकी गाड़ी पे है, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो ड्रंकर्ड्स हो, चाहे वो जिस यंग कैब ड्राइवर से उस स्टेबल में मिला हो, उन सभी से अपने बेटे के बारे में बताना चाहा कि किस तरह से वो बीमार हुआ, किस तरह से वो मरा, किस तरह से उसके मरने के समय के आखिरी शब्द थे. तो ये सारी बातें उसने बतानी चाहिए. इट वॉज अबाउट टू बी ए वीक since the mishap and the cabby had nobody to talk to so far. अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था जब तक उसका बेटा मरा है, और अब इस कैबी के पास, यानी कि इस कैब ड्राइवर के पास कोई भी बंदा नहीं है जिससे कि वो अपना दुख बांट सके. फाइनली ही डिसाइडेड टू गो टू लुक आफ्टर हिज हॉर्स. और उसने आखिरकार डिसाइड किया कि ये अपने घोड़े के पास जाएगा और उसे बताएगा. इट वॉज अनबियरेबली पेनफुल टू हिम टू पिक्चर हिज सन व्हेन ही वॉज अलोन. और ये घटना, ये जो दुख था, ये इसके लिए बहुत ही गहरा था, क्योंकि तब वो इमेजिन कर पा रहा था कि उसका बेटा अकेले में किस तरह से तड़प रहा था. सो ही ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ ऑक्यूपाइड. और उस दुख से निकलने के लिए वो जो बंदा है इयोना पोटापोव, वो खुद को किसी न किसी तरह ऑक्यूपाइड यानी कि बिजी करना चाह रहा है कहीं ना कहीं. He offered hay to the little horse, as that was all he could, as he had no corn, as he did not earn much, for he had lost his young son.
ही एक्सप्लेन इट टू द हॉर्स। अब वो अपने घोड़े को ये सारी बातें बता रहा है कि केवल उसे सूखी घास दे सकता है। हे का मतलब होता है सूखी घास। वो उस छोटे से घोड़े को सूखी घास दे सकता है क्योंकि उसके पास खरीदने के लिए कॉर्न नहीं है। अब कॉर्न खरीदने के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा नहीं कमाया है। और कमाया क्यों नहीं है? क्योंकि उसका बेटा मर चुका है। ये सारी बातें वो अपने घोड़े को बता रहा है। इयोनाज फीलिंग्स वर टू मच फॉर हिम। अब इयोना की फीलिंग्स थी वो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा थी। द ड्राइवर गोज ऑन एक्सप्लेनिंग द होल स्टोरी ऑफ हिज सन टू द हॉर्स। अब वो जो ड्राइवर है, कैब ड्राइवर इयोना पोटापोव, वो सारी की सारी स्टोरी अपने घोड़े को बताता जाता है अपने बेटे के बारे में। वाइल द हॉर्स लिसन पेशेंटली एंड ब्रीथ्ड ओवर हिज मास्टर्स हैंड लाइक अ ट्रू मेट। और जो घोड़ा है वो भी सारी की सारी व्यथा, सारी की सारी बातें जो है वो चुपचाप सुनता रहता है और हल्का सा हाँफता रहता है अपने मास्टर के यानी कि इयोना पोटापोव के हाथ के पास। अब आते हैं पेज नंबर 8 के टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग आर गोइंग आउट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अब एम्पैथी क्या होता है? एक तो आपने सुना होगा सिंपैथी, जिसे कि सहानुभूति कहते हैं। एम्पैथी होता है समानुभूति, यानी कि हमारे को किसी अदर पर्सन के दुख को अच्छे से समझ पाना, उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाना एम्पैथी होती है। तो एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग जो है वो आज की मॉडर्न सोसाइटी में बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इंटेंस एलिएशन फ्रॉम द सोसाइटी अराउंड हिम और हर। अब एलिनेशन क्या होता है? एलिनेशन होता है अलग होना। तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं ये तीव्रता से यानी कि बहुत ही जल्दी से इस सोसाइटी से अलग होते जा रहे हैं। इंसान इंसान से अलग होता जा रहा है, यानी कि एक दूसरे की चिंता बहुत कम करते हैं अब लोग। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कुछ ना कुछ। सो वी हैव एंटर्ड ऑन एन एरा दैट फीड्स ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो हम एक ऐसी एरा में आ चुके हैं, एक ऐसे जीवन में आ चुके हैं जिसमें कि ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है। अ वर्ल्ड दैट इज़ ड्राइवन बाय फास्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्नोलॉजी को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। द एज ओल्ड इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स आर ऑल बायगॉन। और जो एज ओल्ड यानी कि पुराने लोगों के विचार थे, उनके सेंटिमेंट्स, उनकी फीलिंग्स जो थी, अब के समय में सब की सब खत्म होती जा रही हैं। देयर इज़ लिटिल टाइम फॉर एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। और अब लोगों के पास बहुत ही कम समय बच गया है कि वो दूसरों की भावनाओं को समझ तक सकें। आजकल किसी के पास इतना समय रह ही नहीं गया है एक्चुअल में। एन ऑर्डिनरी ह्यूमन्स लाइफस्टाइल हैज़ इवॉल्व चेंजिंग द एथिक्स ऑफ आवर सोसाइटी। अब एक ऑर्डिनरी से नॉर्मल से ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है, लाइफस्टाइल जो है वो पूरी तरह से इसमें ही इवॉल्व हो गया है कि वो किस तरह से सोसाइटी को मॉडर्न बना सके और किस तरह से उसे चेंज कर सके। पीपल आर बिजी एंड वर्क is immense and the pressure that a human undergoes leaves no time for him or her to ponder or wonder। अब लोग आपस में इतना बिजी हो चुके हैं, अपने काम में इतना बिजी हो चुके हैं, उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर कि उसके पास समय ही नहीं बच पाता कि वो पॉन्डर और वंडर, यानी कि पॉन्डर का मीनिंग होता है चिंता करना और वंडर का मीनिंग होता है आश्चर्य करना, कि किसी की वो चिंता कर सके या किसी के दुख पर अपना आश्चर्य जता सके। इतना भी समय अब लोगों के पास नहीं बचा है, इतना वो अपने काम में बिजी हो चुके हैं। अ स्टेट दैट मेक्स अ ह्यूमन मैकेनिकल एंड लैकिंग इन सेंसिबिलिटी विच इज़ ओवरटेकन बाय प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो एक ऐसी स्टेट में आ चुका है बंदा कि वो पूरी तरह से मैकेनिकल बन चुका है, यानी कि एक रोबोट की तरह काम करता है। वो अपने मतलब काम के प्रति पूरा लाचार है, उसे काम करना पड़ता है किसी न किसी तरह। और चाहे प्रैक्टिकली वे में ही भी हम देख लें तो आज के समय में काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इमोशंस की बजाय। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी हैज़ अल्टर्ड। और जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी पूरी तरह से बदल चुकी है, पहले जैसी नहीं रही है। द इंडिविजुअल इज एलिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। अब जो इंडिविजुअल यानी कि हर एक बंदा जो है वो सोसाइटी से बिखर चुका है, अलग हो चुका है, वो उसके साथ नहीं है, वो उसका एक टुकड़ा बन चुका है। अब ह्यूमन डज कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बट नॉट विद कल्चरल वैल्यूज बट ओनली बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देता तो है, किसी ना किसी तरह अपना कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन वो कल्चरल वैल्यूज़ को नहीं इंपॉर्टेंस दे रहा है, यानी कि वो संस्कृति को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू सोसाइटी को आगे बढ़ा रहे हैं सिर्फ। द शेयरिंग एंड डिपेंडेंस हैव इवेपोरेटेड फ्रॉम आवर कल्चर। अब जो शेयरिंग, जो डिपेंडेंस यानी कि दूसरों पर लोग निर्भर रहते थे, एक दूसरे से अपना दुख बांटते रहते थे, वो तो पूरी तरह से इस कल्चर से गायब ही हो चुका है, सोखा जा चुका है पूरी तरह से। एंड वी हैव रेस्ट्रिक्टेड आवर जॉन बाय नॉट गिविंग वे टू फीलिंग्स ऑफ जॉय, सोरो, फियर और हैव एनी वे। और
कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी अपने आप में उन फीलिंग्स को रोक के रखा हुआ है कि ना ही हम किसी के दुख में शामिल होते हैं, ना ही सुख में, ना ही किसी के डर में शामिल होते हैं। हम बस अपना काम और काम की तरफ ही ध्यान देने लग जाते हैं। ह्यूमंस हैव रिजाइंड फ्रॉम सच इमोशंस एंड आर रेजोल्यूट नॉट टू गिव इन टू देम। अब ह्यूमन ने किसी ना किसी तरह से इस तरह से अपने इमोशंस से तो रिज़ाइन कर दिया है मान लो, और मतलब अपने एक इस तरह का रेजोल्यूशन बना रखा है कि अब तो इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, सोसाइटी के जो कल्चरल वे हैं उनमें आना ही नहीं है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग पूरा का पूरा चेंज हो चुका है अब के समय में। अब सेकंड क्वेश्चन है, बिहाइंड द पब्लिक फेस ऑफ द पीपल इन वेरियस ऑक्यूपेशंस इज अ होल सागा ऑफ पर्सनल सफरिंग एंड जॉय विच दे विश टू शेयर विद अदर्स। तो अब यहाँ पर हमसे कुछ सजेशंस मांगे गए हैं या हमारी सोच के बारे में जानने की कोशिश की गई है कि लोग जो हैं हर एक ऑक्यूपेशन में, हर एक काम में अपनी फीलिंग्स को, अपने जॉय को, अपने सफरिंग्स को कहीं ना कहीं बांटना चाह रहे हैं या नहीं, ये हमसे सजेशंस मांगे गए हैं इस बारे में। सो लाइक इयोना, एवरी ह्यूमन हैज़ अ पोर्शन ऑफ हिज और हर हार्ट अनएक्सप्लोर्ड। तो इयोना की तरह ही अगर हम बात करें तो हर एक ह्यूमन बीइंग के बीच के, हर एक ह्यूमन बीइंग में किसी के दिल में एक हिस्सा ऐसा जरूर होता है जो वो किसी के साथ नहीं खोलता, यानी कि अपने भेद को, अपने सीक्रेट्स को उसमें छुपा कर रखता है। दे गार्ड इट, स्टीलिंग इट फ्रॉम एवरीवन एंड येट दे लॉन्ग फॉर इट टू बी अनकवर्ड। अब वो किसी ना किसी तरह अपने दिल के कोने में हर एक बात को छुपा के तो रखता है हर एक पर्सन, और किसी के साथ वो शेयर भी करना चाहता है उसे किसी ना किसी तरह। शेयरिंग इट ऑल विद अ कंपेनियन, अ फ्रेंड, अ मेट। लेकिन ऐसे के साथी के साथ जो उसका अच्छी तरह से साथ निभाए, एक सच्चा दोस्त हो, एक साथी हो। अ ह्यूमन लाइक अ डायमंड हैज़ मैनी फेसेस। अब एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो डायमंड की तरह उसके भी अनेक रूप होते हैं, अनेक फेस होते हैं। द फेस पीपल वेयर इन पब्लिक इज जस्ट वन ऑफ दोज फेसेस। और जो लोग जो हैं एक दूसरे के सामने, यानी कि पब्लिक में जो फेस लाते हैं खुद का सामने, वो उन्हीं में से एक होता है। देयर इज़ अ चाइल्ड इन साइड एवरी वन। अब हर एक ह्यूमन बींग के बीच में एक बच्चा होता है। अ मेल इन एवरी फीमेल, हर एक फीमेल में एक मेल होता है। एंड अ फीमेल इन एवरी मेल, और हर एक मेल में भी एक फीमेल होती है। यानी कि बात की गई है यहाँ पर इमोशंस की, कि हर एक पर्सन में एक बच्चे के इमोशंस भी होते हैं, एक मेल के इमोशंस भी होते हैं, और एक फीमेल के इमोशंस भी होते हैं। अननोन, हिडन, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। दे कीप देम लॉक्ड इनसाइड एंड येट क्रैव टू शेयर इट विद समवन। अब वो अपने दिल में उसे छुपा के तो रखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक क्रेविंग होती है, एक लालसा जरूर होती है। वो तरसते हैं अपनी फीलिंग्स को किसी ना किसी के साथ शेयर करने के लिए। द वर्ड ऑफ टुडे, where we all much wiser and practical and much more busy get little time to spend and share the inner self of ours with someone। अब आज के इस युग में, आज की दुनिया के समय में हमारे पास क्या है, लोगों के साथ इतना बांटने के लिए समय भी नहीं है, और कहीं ना कहीं हम बांटना भी चाहते हैं अपने दुख को। यानी कि हमारे दिल में कुछ ना कुछ होता है जो हम किसी ना किसी के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है हमारे पास। द ट्रू फेस बिहाइंड अस ऑल इज शील्डेड केयरफुली एंड इट लॉन्ग्स टू बी नॉन अंडरस्टूड। अब जो ट्रू फेस होता है वो क्या होता है कि हम अपने जो फीलिंग्स है उसे खुद के अंदर छुपा के रखते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा होता है कि हम किसी न किसी को उसके सामने बता सकें। वी ऑल होल्ड आवर सोल्स बैक येट वी विश टू शेयर आवर डार्क सीक्रेट्स विद समवन। अब हम उसे अपने दिल में, यानी कि उस फीलिंग्स को अपने दिल में छुपा कर रखते हैं किसी कोने में, और हम उसे बताना भी चाहते हैं किसी न किसी पर्सन को, उन डार्क सीक्रेट्स को। सफरिंग्स, आर जॉयज, आर डिज़ायर्स, आर हिडन सेल्फ। अब चाहे वो हमारी सफरिंग्स हो, यानी कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमारी खुशियाँ, हमारी इच्छाएं और हमारे अंदर छुपी चीज़ें हैं, ये सारी हम किसी ना किसी के साथ बांटना चाहते हैं। एंड इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड फ्यू फाइंड दैट ट्रू मेट विद whom दे कैन शेयर दिस पर्सनल जॉयज एंड सफरिंग्स विच दे कीप लॉक्ड अवे इन देयर हार्ट्स। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, कुछ ही लोगों को ऐसे सच्चे साथी मिल पाते हैं जो अपने दुख, अपने सुख, अपने सारी बातें जो हैं वो अपने पर्सनल मेट्स के साथ, यानी कि अपने साथियों के साथ बांट सकें। इस तरह के बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 8 पर एप्रिसिएशन के क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे, सो द स्टोरी बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग। तो स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है, वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ की जो प्लेस है उसकी व्यथा को, उसकी पूरी मतलब उस जगह के बारे में बताया जाता है, इस तरह से सेट की जाती है। हाउ डज दिस सर्व अ फिटिंग प्रेल्यूड टू द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी।
तो ये किस तरह से मतलब हमारी स्टोरी के अंदर शुरुआत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर थे इवेंट्स, ये हमें बताना है। सो द स्टोरी ऑफ इयोना पोटापोव इज़ वन ऑफ सफरिंग्स। तो इयोना पोटापोव की स्टोरी है वो किसी ना किसी के दुख से गुजरने की स्टोरी है, सफरिंग्स की स्टोरी है। द सेटिंग डिस्क्राइब्ड इन द बिगनिंग सेट्स द मूड ऑफ द रीडर। अब शुरू में जो सेट किया जाता है सीन, उससे क्या होता है, रीडर का मूड बनता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे स्टोरी स्टार्ट की गई थी कि बर्फ़ से वो पूरा ढका हुआ है। सो द एटमोसफेयर इज़ फुल ऑफ ग्लूम एंड डार्कनेस एज इट इज़ अ डे कवर्ड विद स्नो। तो स्टार्टिंग कैसी थी कि एटमोसफेयर पूरा कैसे था, फुल ऑफ ग्लूम था, यानी कि डार्कनेस से पूरा ढका हुआ था क्योंकि वहाँ पर स्नो पड़ रही थी। द ऑथर हैड ट्राई टू इवोक मेलनकली इन द रीडर्स हर्ट। अब ऑथर ने क्या किया है, किसी न किसी तरह रीडर के सीधा दिल में घुसने की ट्राई की है थ्रू द एनवायरनमेंट ही डिस्क्राइब्ड सो दैट द रीडर इज सेट इन ट्यून विद द मूड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। अब प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, जो मेन स्टोरी वाला बंदा होता है, जो हीरो होता है या फिर जो मेन जिसके बारे में स्टोरी होती है। तो यहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट था इयोना पोटापोव। तो हमारे नरेटर ने यहाँ पर डायरेक्टली रीडर के दिल में घुसने की कोशिश की है कि जो रीडर का प्रोटैगनिस्ट का मूड है दुख वाला, उसी तरह से रीडर का भी मूड बनाया जा सके ताकि वो अच्छे से स्टोरी में डूब सके। सो द ऑथर डिस्क्राइब द पोजीशंस एंड अपीयरेंस ऑफ इयोना। तो ऑथर ने डायरेक्टली क्या शुरू किया, इयोना की अपीयरेंस और उसकी पोजीशंस के बारे में बताया। ही अपीयर्स लाइक अ फैंटम हु इज लॉस्ट एज इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड एनी मोर, unaware of his surroundings and the snow that covered his eyelashes and even on his horseback। तो स्टार्टिंग में उसे कैसे बताया गया, फैंटम फिगर बताया गया, यानी कि एक भूत की तरह बताया गया क्योंकि उसके ऊपर सारी बर्फ़ की चादर ढक रखी थी, स्नो उसके ऊपर आ रखी थी और वो इस तरह से खड़ा है जैसे वो इस दुनिया में इंटरेस्टेड ही नहीं है और जीना नहीं चाहता। उसे अपने आसपास के हालचाल का कुछ पता नहीं है। हालांकि उसके आई लैशेस पर, यानी कि आंखों की पलकों पर जो बर्फ़ आकर रुकी हुई है उसके बारे में भी उसे नहीं ध्यान, और इवन ऑन हिज हॉर्स बैक, और उसके हॉर्स के बैक पर भी जो आ रखी है स्नो, उसका भी नहीं उसे ध्यान। दिस ऑल सेट्स द मूड परफेक्टली फॉर अ स्टोरी दैट इज टू अनकवर द प्रोटैगनिस्ट लॉस एट विच ही लामेंट्स। और ये सब चीज़ें क्या बनाती है, परफेक्टली रीडर का मूड बनाती हैं और स्टोरी प्रोटैगनिस्ट की जो प्रोटैगनिस्ट ने यानी कि इयोना ने जो भी अपना बेटा खोया है उसके दुख के बारे में जो सारी चीज़ें हैं वो अनकवर होती हैं धीरे धीरे, यानी कि वो दुख के बारे में स्टार्टिंग में रीडर के माइंड में डालना चाह रहा है। अब सेकंड है कमेंट ऑन द ग्राफिक डिटेल विद विच द वेरियस पैसेंजर्स हु टुक इयोनास कैब आर डिस्क्राइब्ड। तो हमें काफ़ी सारी जो ग्राफिकल डिटेल मिली हैं, जो जो पैसेंजर्स इयोना की कैब पर आए बैठे, उन सभी के बारे में जो ग्राफिकल डिटेल्स हैं वो हमें बतानी है इस क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सो द ऑथर डिस्क्राइब द पैसेंजर्स दैट टुक इयोनास कैब डिफाइनिंग देयर कैरेक्टर स्केच। तो ऑथर हमें स्टार्टिंग में बताता है धीरे धीरे करके कि जो जो पैसेंजर्स आए वो किस तरह से आए, किस तरह के थे। द फर्स्ट वन वॉज द ऑफिसर, पहला आया था वो ऑफिसर था। इट गिव्स एन इमेज ऑफ द इम्पेशंस दैट द पुलिस पर्सनल्स हैव। अब यहाँ पर पहला बंदा आया था वो एक पुलिस ऑफिसर था और उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पेशंस थी जो कि दैट द पुलिस पर्सनल्स हैव, जो कि पुलिस के जो स्टाफ मेंबर्स में होती है। सो दीज कैरेक्टर्स पोर्ट्रे द सोसाइटी वी लिव इन। तो इससे क्या है, हमारे सोसाइटी के कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में पता लगता है। हाउ अ ड्रंकर्ड माइट रिएक्ट टू समवंस ग्रीफ एंड हाउ अ पुलिस ऑफिसर वुड बी अनकंसर्न्ड अबाउट समवंस लॉस। और किस तरह से जो ड्रंकर्स है वो किसी के दुख को मतलब ऐसे अजीब सा बता रहा है, उसके दुख में शामिल ना होने की बजाय उस पर उल्टा रिएक्ट कर रहा है। किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी के दुखों के बारे में इतना अनकंसर्न है। इवन द बॉय इन द स्टेबल डिड नॉट पे एनी हीड टू इयोना's स्टोरी। और वहाँ पर जो स्टेबल में अस्तबल में जो लड़का था उसने भी बिल्कुल भी इयोना की स्टोरी को भाव नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। नोबडी इन द बिजी वर्ल्ड had the time to stop and hear to what the poor old cab driver had to say। अब पूरे के पूरे जितने लोग थे उन लोगों में सारे बिजी वर्ड के अंदर किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि वो उस बूढ़े से ओल्ड कैब ड्राइवर, गरीब कैब ड्राइवर की स्टोरी सुन सके कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो दिस शॉर्ट स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ सिंगल इंपॉर्टेंट इवेंट। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये एक इवेंट पर ही घूमती रहती है कि
इयोना जो है वो अपने बेटे की मौत के बारे में लोगों को बताना चाह रहा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। डिस्कस हाउ द नरेटिव इज वोवन अराउंड दिस सेंट्रल फैक्ट। तो हमें बताना है कि किस तरह से जो नरेटिव है, जो नरेटर है, वो किस तरह से इसमें अपनी जो स्टोरी है उसे गूंथता है, उसे बुनता है। सो दिस स्टोरी हैज़ अ सिंपल प्लॉट एंड रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो एक सिंपल सा प्लॉट है, एक छोटा सा प्लॉट है जो कि पूरी एक ही जगह पर घूमता रहता है। इयोना पोटापोव एन एजिंग मैन, अ पुअर रशियन कैब ड्राइवर, लॉस्ट हिज डियर सन अर्लियर वीक। तो स्टोरी है किसकी? इयोना पोटापोव की, जो एक बूढ़ा आदमी है, एक रशियन कैब ड्राइवर है जिसने हाल ही में हफ्ते पहले ही अपना बेटा खोया है। अ लोड दैट ही कैरीज weighing his heart, इयोना wishes to speak and share his grief desperately with someone। अब एक बंदा जो कि काफ़ी ज़्यादा दुख लिए बैठा है, काफ़ी ज़्यादा दुखों से घिरा हुआ है पूरी तरह से, और वो डेस्परेटली किसी ना किसी तरह अपने दुख को सभी के साथ बांटना चाह रहा है। दस ऑन फाइंडिंग नो कंपेनियन और फ्रेंड टू मोर्न ओवर हिज ग्रीफ, ही ट्राइज टू शेयर इट विद एवरी वन ही कम्स अक्रॉस। तो अगर जैसे ही उसे पता लगता है कि कोई उसकी कहानी नहीं सुन रहा, तो जो भी बंदा उसे मिलता है वो अपनी कहानी उसे बताना स्टार्ट कर देता है। ही ट्राइज टू शेयर इट विद द पैसेंजर्स दैट बोर्ड्स हिज स्लेज, ओनली टू फाइंड हाउ डिसइंटरेस्टेड एवरीवन इज इन द स्टोरी। अब वो स्टार्ट करता है अपने पैसेंजर्स से, जो भी उसकी स्लेज पर आता है उससे स्टार्ट करता है, और वो पाता है कि कोई भी जो उसकी स्टोरी में सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। हिज एगोनी ग्रॉन्स एंड ही इज थ्रोन इनटू डेस्पेयर। अब उसकी जो दुख था, उसकी तेज पीड़ा थी, वो क्या हुई, एकदम से बढ़ गई, उसकी निराशा बढ़ गई, वो पूरी तरह से निराशा में ही बह गया। ऑल द वाइल देयर इज वन थिंग दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द स्टोरी, द लॉस इयोना सफर्स एंड हिज अटेम्प्ट्स टू ओवरकम इट। और पूरी स्टोरी में एक ही कहानी थी, जो एक ही चीज़ थी जो कॉन्स्टेंटली चलती रही, कि इयोना जो है वो दुख से गुजर रहा है और किस तरह से वो इस दुख को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। सो ओवरवेल्म्ड is the old father that he finally decides to go on and talk his heart out to his horse। तो वो पूरी तरह से इतना दुख में अचंभित हो जाता है कि वो बूढ़ा सा जो पिता है वो आखिरकार जाकर अपने दिल की सारी जो दुख हैं वो किससे बताता है? घोड़े से बताता है। द हॉर्स प्रूव्स टू बी अ ट्रू कंपेनियन, और वो घोड़ा जो है एक सच्चे साथी के रूप में उसका साथ देता है। एंड लिसन्स टू इयोना स्टोरी पेशेंटली वाइल मंचिंग है, और जो सूखी घास है वो खाते हुए इयोना की जो स्टोरी है वो घोड़ा चुपचाप सुनता रहता है। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, द स्टोरी बिगिंस एंड एंड्स विद इयोना एंड हिज हॉर्स। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है इयोना और उसके घोड़े से, और ख़त्म भी वहीं पर होती है। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टू द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। तो इस तरह से किस तरह से प्लॉट बांधा गया उसके बारे में हमें थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करना है। सो द स्टोरी इज़ अ सटायर। अब पहले ध्यान रखिए, स्टोरी सटायर है ऑन हाउ डिसएंगेज्ड ह्यूमंस आर दैट वन हैज़ टू फाइंड अ ट्रू कंपेनियन इन एन एनिमल। कि आज के समय में लोग इतने मतलब बिजी हो चुके हैं कि एक बंदे को अपना सच्चा साथी किसमें ढूंढना पड़ रहा है? एक एनिमल में। इयोना फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी इज पोर्ट्रेट विद द हिज हॉर्स। तो इयोना की स्टार्टिंग से ही ये स्टोरी जो है वो क्या बता रही है कि वो अपने घोड़े के साथ है। इन द बिगनिंग वाइल इयोना इज स्ट्रक विद हिज लॉस एंड इज मेलनकोहलिक, ही एंड हिज हॉर्स स्टूड अनमूव्ड। अब स्टार्टिंग कैसे बताई गई है हमें कि इयोना चुपचाप खड़ा है अपने दुख में, और दुख में गहरे सदमे में है। उसका घोड़ा भी उसके साथ चुपचाप अनमूविंगली यानी कि बिना हिले डुले खड़ा है। इट अपियर्ड दैट दे बोथ शेयर्ड सिमिलर ग्रीफ। और इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि वो दोनों ही समान रूप से उस दुख को सह रहे हैं। बोथ सीम्ड अनअवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड ऑफ द हैवी स्नो। अब दोनों जो मतलब घोड़ा और इयोना पोटापोव है वो अनअवेयर हैं अपने आसपास के कामों से, जो भी उसके आसपास की सराउंडिंग में हो रहा है, और साथ ही साथ हैवी स्नो से भी। द हॉर्स फॉर बीइंग अ स्लेव एनिमल एंड इयोना ड्यू टू हिज ग्रीफ। अब घोड़ा वहाँ पर चुपचाप खड़ा है क्योंकि वो क्या है? एक दास है, एक गुलाम है, एक पालतू जानवर है, और इयोना अपने दुख की वजह से वहाँ खड़ा है।
द स्टोरी नरेट्स हाउ इयोना लैशेज हिज फ्रस्ट्रेशन बाय ब्रांडिशिंग द हॉर्स अननेसेसरीली। अब स्टोरी नरेट करता है, स्टोरी जो नरेट होती है उसमें हमें क्या पता लगता है कि इयोना जो है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपने दुख से कि वो अपने घोड़े को हद से ज़्यादा ही ब्रांडिश करता है, चाबुक मारता है ज़रूरत ना होने के बावजूद भी। येट द हॉर्स इज़ फेथफुल टू हिज मास्टर, फिर भी वो घोड़ा है वो अपने मास्टर का सच्चा साथी बना हुआ है। इवन बाय द एंड ऑफ द स्टोरी इयोना इज़ लेफ्ट अनहर्ड and his story and his heavy heart knows no one to release his burden to। और अंत में क्या होता है, इयोना अकेला रह जाता है, उसकी कहानी कोई भी नहीं सुनता है और उसका जो दुख है वो मतलब दिल से जो दुख है वो बाहर जो है वो कम नहीं हो पा रहा है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि किसके साथ अपने दुख को शेयर करे। ही फाइंड सोलेस इन द कंपनी ऑफ हिज हॉर्स अगेन, तो वो क्या करता है अपने दिल को तसल्ली देता है अपने घोड़े को सारा कुछ बताकर। ही गोज अप टू हिम एंड गिव्स हिम हे टू मंच, अब वो अपने घोड़े के पास जाता है और उसे सूखी घास देता है चबाने के लिए। वाइल ही गोज ऑन स्पीकिंग टू द साइलेंट एनिमल एक्सप्लेनिंग हाउ ही लॉस्ट हिज यंग सन, और तब वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है उस चुपचाप खड़े एनिमल के सामने यानी कि घोड़े के सामने कि किस तरह से उसने अपना यंग बेटा खोया है। ही ग्रीव्ड नाउ दैट ही इज़ ओल्ड एंड पुअर, और वो ये भी दुख बताता है कि वो बूढ़ा हो चुका है और गरीब है। टू मेक थिंग्स वर्स ही विल बी हैविंग ट्रबल अर्निंग, और क्योंकि उससे अब काम नहीं हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो उसे कमाने में भी दिक्कत आ रही है। द एनिमल नॉट श्योर इफ अंडरस्टूड वट हिज मास्टर सेड रिमेन्ड साइलेंट एंड हर्ड इट ऑल पीसफुली प्रूविंग इट्स फेथफुलनेस टू हिज मास्टर। अब वो घोड़े को कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन वो घोड़ा अपनी फेथफुलनेस दिखाता है चुपचाप खड़े रहकर और अपनी मास्टर की सारी बातें सुनकर। अब पेज नंबर 9 पर है लैंग्वेज वर्क। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हालांकि फर्स्ट और सेकंड कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड फोर्थ फिर भी है। तो फर्स्ट वाला आपको करवाता हूँ मैं पहले, उसके बाद थर्ड पे चलेंगे। सेकंड वाले में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। सो लुक एट द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स एंड मेंशन व्हाट इज़ कॉमन टू देम बोथ इन फॉर्म एंड मीनिंग। अब हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, नीचे 4 वर्ड्स दिए गए, बताना है कि ये किस तरह से एक दूसरे में कॉमन है, इनकी फॉर्म कैसे चेंज है और इनका मीनिंग किस तरह से है, ये हमें बताना है। हालांकि इसमें कुछ खास ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन था नहीं, फिर भी चलो बताते हैं आपको। तो ऑल द वर्ड्स गिवन आर डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीथिंग, तो ये जहाँ पर जितने भी ये चारों वर्ड्स दे रखे हैं, स्नफल, स्नॉट, स्निफल, स्नोर, ये सारे के सारे सांस लेने के तरीके हैं। सो स्नफल का क्या मीनिंग होता है, टू ब्रीथ नॉइसली ड्यू टू कोल्ड और बिकॉज ऑफ क्राइंग। तो स्नफल का मीनिंग होता है मतलब ब्रीथ करना यानी कि सांस लेना, नॉइसली यानी कि शोर करते हुए। क्यों शोर करते हुए, क्योंकि या तो उसे कोल्ड हो रखा है या फिर रोने की वजह से उसे क्या है सांस लेने में आवाज़ आ रही है उसके, इस वजह से वो स्नफल का मीनिंग क्या हो गया कि मतलब ठंड की वजह से या फिर रोने की वजह से सांस आवाज़ लेते हुए सांस लेना। स्नोट, स्नोट का क्या मीनिंग होता है, टू ब्रीथ एयर आउट नॉइसली थ्रू नोज टू शो एंगर। अब नाक से सांस लेना जोर जोर से आवाज़ निकालते हुए क्योंकि गुस्सा दिखाना है उसे, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, स्नॉर्टिंग। अब है स्निफल, टू ब्रीथ एयर फ्रॉम नोज इन अ वे दैट मेक्स अ साउंड। अब नाक से सांस लेना और इस तरह से आवाज़ निकालना जोर जोर से, स्पेशली वाइल क्राइंग और हैविंग और ऑन हैविंग कोल्ड, कि जिस तरह या तो वो बंदा रो रहा हो या फिर उसे कोल्ड हो रखा हो, इस तरह से नाक से जोर जोर से सांस लेना। स्नोट का क्या है, स्नोर का क्या है, टू ब्रीथ नॉइसली थ्रू नोज एंड माउथ वाइल स्लीपिंग। अब जब सोते हुए मुंह खुला हो और मतलब नाक से और मुंह से दोनों से आवाज़ निकल रही हो, खराटे लिए जा रहे हो, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सांस लेने को स्नोर बोलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एसोसिएशंस दैट द कलर वाइट हैज़ इन द स्टोरी। तो जो वाइट कलर मेंशन किया गया है स्टोरी में, उसके बारे में हमें कुछ डिस्कशन करनी है। सो वाइट इज द कलर ऑफ लाइट, हाउएवर द आयरनी इन द स्टोरी द लैमेंट इज दैट इट रिफ्लेक्ट्स द ग्लूम पोर्ट्रेट इन द स्टोरी। तो जो वाइट है वो कलर है लाइट का, साथ ही साथ स्नो का भी है। तो ये स्टोरी में क्या बताता है, दुख को बताता है, वहाँ के शांत से वातावरण को बताता है। इन द बिगनिंग टू शो द मेलनकली ऑफ इयोना पोटापोव, और स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इयोना पोटापोव के दुख को दिखाने के लिए ये की जा रही है। द नरेटर सेज दैट ही इज सो वाइट
दैट ही लुक्स लाइक अ फैंटम। अब नरेटर स्टोरी इस तरह से नरेट करता है, यानी कि स्टार्ट करता है कि जो बंदा है खड़ा है इयोना पोटापोव, वो इतना वाइट दिख रहा है कि जैसे एक भूतिया सा फिगर लग रहा हो, एक फैंटम फिगर लग रहा हो, क्योंकि उसके ऊपर सारी स्नो आ रखी है। हिज हॉर्स ऑल्सो अपियर क्वाइट वाइट। अब उसका घोड़ा भी कुछ ना कुछ वाइट सा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वाइट इज द कलर ऑफ स्नो। अब एक्चुअल में क्या है, वाइट कलर जो है वो स्नो का है, एंड स्नो रिफ्लेक्ट्स डिस्पोंडेंसी एंड lethargy of the season of winter, and how the whole environment and atmosphere appears to be thrown into utter। तो सीजन किस चीज का है, सीजन है विंटर का। अब यहाँ पर व्हाइट कलर क्या दिखा रहा है, स्नो को दिखा रहा है। स्नो क्या दिखा रही है हमें, स्नो दिखा रही है डेस्पोंडेंसी को, यानी कि निराशा को, लेथर्जी को यानी कि अकेलेपन को, एकांतपन को। और सीजन किस चीज़ का हो रहा है, विंटर का हो रहा है। हाउ द होल एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर अपीयर्स टू बी थ्रोन इनटू अटर डेस्पेयर। और पूरा का पूरा वातावरण क्या है, दुख से भरा हुआ दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ये स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला। द इवनिंग इज सेटिंग इन एंड एवरीथिंग सीम्स सो वाइट एंड विदर्ड। अब जो इवनिंग है उसका वातावरण कैसे दिखाया गया है कि सारा कुछ वाइट दिखाई दे रहा है और सारा कुछ विदर्ड दिखाई दे रहा है, यानी कि हर एक चीज़ जैसे दुख में बह रही हो, दुख से ढकी हुई हो, इस तरह से हमें विदर्ड सी यानी कि मुरझाई हुई सी दिखाई दे रही है। द स्ट्रीट लैम्प्स लाइट्स इज ऑल्सो वाइट। अब जो वहाँ पर बल्ब जग रहे हैं, स्ट्रीट लैम्प जग रहे हैं, उसका कलर भी वाइट है। रिप्लेसिंग द ब्राइटर रेज, जो कि मतलब ज़्यादा चमकीली रेज को हटा रहे हैं। द होल सेटिंग while laying stress on the wide surroundings project the solitude of the poor cab driver। अब सारी की सारी चीज़ें आसपास, जो स्ट्रीट लैम्प हो गया, जो स्नो होगी, जो आसपास का धुंध का कलर हो गया, वो वाइट सा दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं, उसके अकेलेपन को, उसके आलसीपन को, उसके सुस्ताई हुई सी बॉडी को दिखाया जा रहा है यहाँ पर पुअर कैब ड्राइवर की, यानी कि योना की। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। क्या पूछा गया है इसमें, व्हाट डज द फ्रेज एज इफ ही वर ऑन नीडल्स मीन। तब यहाँ पर एक फ्रेज आया था एज इफ ही वर ऑन नीडल्स। इसका क्या मीनिंग है, कैन यू थिंक ऑफ अनदर फ्रेज विच इज अ सिमिलर मीनिंग सब्सटीट्यूटिंग द वर्ड नीडल्स। तो हमें नीडल इससे मिलता जुलता कोई फ्रेज ढूंढना है जो कि सब्सटीट्यूट यानी कि इसकी जगह ले सके नीडल्स वाले वर्ड की। तो यहाँ पर इस फ्रेज का मीनिंग है, द फ्रेज एक्चुअली इज ऑन पिन्स एंड नीडल्स। एक्चुअली में फ्रेज क्या है, ऑन पिन्स एंड नीडल्स, जिसे कि परिवर्तित कर गया एज इफ ही वर ऑन नीडल्स, विच मीन्स टू बी नर्वसली वेटिंग टू सी वट इज गोइंग टू हैपन। और इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ का नर्वसली वेट करना कि क्या होने वाला है आगे, ये सोचना। अनदर फ्रेज दैट हैज सिमिलर मीनिंग इज, अब इससे मिलता जुलता एक फ्रेज जिसका सेम मीनिंग हो, वो क्या है, ऑन टेंटर हुक्स। इसका भी यही मीनिंग होता है, टू बी नर्वसली वेटिंग टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ये हमने मिलता जुलता फ्रेज भी दे दिया। इसके साथ ही हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, पोएम की एक्सप्लेनेशन, एसेज की एक्सप्लेनेशन अगर आपने देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है क्लास 11th वुवन वर्ड्स करके, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे जो चैप्टर, शॉर्ट स्टोरी, एसेज वगैरह हैं वो देखने को मिल जाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।